नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए प्रैक्टिस फिर से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो ज्ञान या जो है कल्पित तथ्यों, दो शब्द है, ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर जो आप निर्णय लेते हैं उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है? तो उसे हम कहते हैं अध्याहरण। क्या कहते हैं? अध्याहरण। ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर जब आप कोई निर्णय लेते हैं उसको क्या कहा जाएगा? अध्याहरण कहा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, तो इसमें भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा इस रिक्त स्थान में? तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक, खुशी के मारे घी के दिए जलाए, इसमें यही भरा जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब से शुरू किया गया है, कब से दिया जा रहा है? तो ये साल 1954 से दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक। नेक्स्ट है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो ये एक रचना है तुलसीदास, इसके रचनाकार कौन से लेखक हैं इनमें से? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये तुलसीदास के रचनाकार हैं। ये महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि ये तुलसीदास जब पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्या होगा कि ये तुलसीदास ही होंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसे आप क्लियर कट याद रखेंगे कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ठीक। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, गिल्लू, गिल्लू, निहार, नीरजा, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं, ये पूछा जाता है। और केशवदास की एक रचना है जस चंद्रिका, जस चंद्रिका। ठीक। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। अन्या से अनन्या ये किसकी है? तो ये साथियों प्रभा खेतान जी की है। किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। ठीक। अगला है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये कीर्तिलता जो है ये किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता साथियों ये है अपभ्रंश की रचना। किसकी है? अपभ्रंश की रचना। और आप इसको बताएंगे ये किसकी रचना है कीर्तिलता। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किसकी रचना है कीर्तिलता। नेक्स्ट है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कि सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये जो है साथियों ये अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। इसका ये परिभाषा है अर्थांतर न्यास का कि जब सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का समान बात से तुलना की जाती है या समर्थन किया जाता है तो ये जो है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई कारण रहते भी कार्य नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जल बिन मीन प्यासी, जल बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, यानी कि जल के बीच में मछली प्यासी है, यही सुन के हमें हंसी आ रही। तो यहां पर क्या है? जल के बीच में मछली कैसे प्यासी रह सकती है? तो यहां पर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक। और संदेह अलंकार क्या होता है? जब किसी पंक्ति में किसी वाक्य में संदेह व्यक्त किया जाए, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, तो इसमें संभावना, इसमें जो है संदेह प्रकट हो गया कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, दोनों में कंफ्यूजन हो गया। ठीक। और विशेषोक्ति अलंकार होता है साथियों जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक। अगला है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है ये समान होता है? तो ये साथियों कुंडलिया छंद है। कौन सा है? ये कुंडलिया छंद है। इसमें प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। और कुंडलिया जो है ये दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। दोहा
प्लस रोला से मिलकर बना होता, दोनों का ये समायोजन होता है, तब जाके ये कुंडलिया छंद बनता है, दोहे और रोले को मिलाकर। ठीक, नेक्स्ट है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि थोड़ी ही समय तक जो भाव अपने मन में, हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं कुछ ही क्षण के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संचारी भाव। ये जो होता है कुछ ही क्षण के लिए मन में रहता है, उसके बाद ये विचलित हो जाता है, यानी कि भूल जाता है, बिसर जाता है। तो और इसकी संख्या भी पूछी जाती है, तो इसकी संख्या साथियों कुल कितनी है संचारी भावों की? 33 होती है संचारी भावों की संख्या, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। तो इसको आपको सीरियल वाइज लगाना है, मिलाना है, इसमें से भी एक प्रश्न आता ही आता है। तो फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, तो इसमें जो है फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य और अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे। तो इस फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य खींचे कि संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे हैं। और उसके बाद इसमें होगा, इस विषय में प्रकाशन होने वाले नुकसान और नुकसान ला नहीं संलग्न करें, और उसने फोटो खींचे हैं, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशन होने वाले नुकसान। तो इसका सही क्रम क्या हो गया? पहले इसमें रा आ गया, वा और या ला, तो ये सी वाला बिल्कुल इसमें सही है। अगला है, आंकिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ये अंकिक है, अंकिक। अंकिक का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो ये अंकिक का शुद्ध रूप है आंकिक, ये होता है आंकिक। ठीक, ये एक शब्द होता है अंक, तो इसी से ये बना है आंकिक। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी पूछी जा रही है? निरीह की, निरीह की। तो ये सही निरीह कहां पर लिखा गया है? ये डी वाले में निरीह सही लिखा गया है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें वाक्य कौन सा शुद्ध है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की नहीं, इसमें जो है सही कौन सा है? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक, तो डी वाला इसमें बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहां ताजे गन्ने का रस, तो ये ताजे नहीं होगा। ठीक, ताजा गन्ना ये भी गलत होगा, ताजी गन्ने ये भी, यानी कि इसमें सही कौन सा होगा? ए वाला बिल्कुल सही होगा, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक, नेक्स्ट है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा और जो बहुत बीमार था। तो इसमें एक पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भरता जाहिर कर रहा है। ये अगर इसको हटा देंगे तो ये वाक्य जो है अधूरा रहेगा कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यानी कि ये इस पे डिपेंड है, निर्भर कर रहा है। तो यहां पर कौन सा ऐसा है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? पहला वाक्य दूसरे पे निर्भर करता है, यानी कि उस पर निर्भरता प्रकट करता है। नेक्स्ट है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? अगर इसको एक साथ कहेगा तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। और इसमें समास कौन सा होता है साथियों? तो इसमें जैसा कि में पर आया तो ये तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो इसमें अलुक तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? इसमें अलुक तत्पुरुष होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कारण आप जान लीजिए। इसमें जो युद्ध में स्थिर, यानी कि ये मेन चीज जो युद्ध में स्थिर है ये पहले आ गया है। इसमें मुख्य चीज जो है कहां पर स्थिर रहने वाला? मुख्य युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इस प्रकार से यहां पर अलुक तत्पुरुष होगा, क्योंकि ये मुख्य जो है युद्ध ही है। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे
तो देशभक्ति का होगा देश की भक्ति, देश की भक्ति। ठीक, देश की भक्ति। तो इसमें किस प्रकार का कारक या परसर्ग आ गया, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक, देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो इनमें से ये सखी प्लस आगमन। कौन सा सही है, सखी प्लस आगमन। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों, तो इसमें यण संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। ठीक, यण संधि की परिभाषा है कि जब ई या बड़ी ई के बाद इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ये जो है ये या में परिवर्तित हो जाते हैं दोनों। ठीक, तो ये यण संधि की परिभाषा है, तो इस प्रकार इसमें यण संधि है। अगला है अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो ये संधि विच्छेद दिया गया, अभि प्लस उदय, ये दोनों मिलकर यानी कि संधि करके क्या बनेंगे, अभ्युदय बनेगा। ठीक, तो इसमें भी यही है कि यण संधि। ठीक, क्योंकि ये अभि में ये छोटी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों, अभी हमने बताया आपको कि ये दोनों अपने अलावा स्वयं को छोड़कर और जितने स्वरों से मिलेंगी तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, या में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें छोटा ऊ से मिलकर या में परिवर्तित होकर अभ्युदय बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रसोईया में प्रत्यय है। तो ये रसोईया में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है, तो ये रसोईया में या प्रत्यय है। इसका अलग करेंगे तो रसोई, ये होगा रसोई और या। ठीक, तो इसमें प्रत्यय क्या है, या, प्रत्यय इसमें है या, और इसका मूल शब्द है रसोई। ठीक, ये पूछा गया प्रश्न है, जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसी में पूछा गया था। अगला है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसको जब आप अलग करेंगे तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, बहिर, और इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, मुखी। ठीक, तो इसमें बहिर जो है ये इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला है गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। तो ये गाड़ी और गाढ़ी, तो गाढ़ी का मतलब क्या होता है, गहरी, गाढ़ी दोस्ती या गाढ़ी दुश्मनी दोनों ही होती है गाढ़ी। तो इसमें पहले का होगा गाड़ी का मतलब यान और दूसरे का मतलब गहरी। ठीक, अगला प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इसमें से होगा कौन सही सा, तो शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, या शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ये बी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक, तो इसमें सही विकल्प देखना है, तो किसका ये वाक्य क्या है, शहद लगाकर चाटना। वाक्य इसमें मुहावरा क्या है, शहद लगाकर चाटना। तो इसमें कौन सा सही होगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, या कीमती होना, या पसंदीदा होना, या बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो शहद लगाकर चाटने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये होगा किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठना। तो इसका सही होगा क्या, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठना। ये किस मुहावरे का अर्थ है, ये शहद लगाकर चाटना। ठीक, नेक्स्ट है सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। तो जब सफलता ना मिल रही हो और आप दुखी हो, तो जिसको सफलता नहीं मिलती है वो दुखी ही होता है। तो वो जो दुख होता है उसको किस प्रकार से आप हिंदी व्याकरण में कहेंगे या हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, तो आप क्या उसको बोलेंगे कि दुख हो रहा है, नहीं, ये गलत होगा, उसे क्षोभ हो रहा है। क्या है, सफलता ना मिलने पर जब आप दुखी होंगे तो उसे क्या कहेंगे कि हमें क्षोभ हो रहा है। ठीक, अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में
कौन सा विकल्प गलत है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा गया है, जंगल की आग। तो जंगल की आग को क्या कहते हैं एक शब्द में? दावानल। ठीक। दूसरा है समुद्र की आग। तो समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल। ये अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक, एक ही में दिए हैं, इसको एक साथ याद कर लीजिएगा। ये दावा नल, बड़वा नल, ये दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावा कहेंगे, और समुद्र की आग को बड़वा नल कहेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि समुद्र बड़ा होता है तो इसे बड़वा नल, बड़ा होता है समुद्र, बड़वा नल। ठीक। और पेट की आग को जठराग्नि। तो ये नहीं भूलता है, क्योंकि पेट की आग तो पेट से, जैसे जठर रस या जठर जो भी, इसे थोड़ा रिलेट करके लोग याद किए रहते, ये नहीं भूलता है, यही दोनों ज्यादा भूलता है। ठीक। तो इसमें असंगत पूछा है आदि से अंत तक, तो इसके लिए अनंत नहीं होता है, इसके लिए होता है अनादंत होता है। आदि से अंत के लिए क्या होता है? अनादंत होता है, अनादंत होता है इसके लिए। आदि से अंत के लिए एक शब्द क्या होता है? अनादंत होता है। ठीक। तो इसमें सही क्या है? डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किसका किसका? जल, प्राण और पुत्र। तो इनमें से किसके ये अनेकार्थी हैं? तो ये एक, अगर एक का आपको पता है, किसी का एक, यानी कि अगर आपको जल का पता है, तो जल का कैसे पता रहेगा? जल ही जीवन से, जल ही जीवन है। आप बोला जाता है ना, जल ही जीवन है, तो इससे जल जो है ये जीवन आप याद रखेंगे। तो और दूसरा क्या है? प्राण, पुत्र। तो ये तीनों का मतलब है जीवन। ठीक। नेक्स्ट है इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करिए। तो इसमें कौन सा गलत है? ये शब्द दिया गया है तक्षक। ठीक। तो तक्षक में, तक्षक का मतलब क्या होता है? तक्षक का एक मतलब होता है सर्प। क्या होता है साथियों? तक्षक का एक मतलब सर्प होता है, और बढ़ई होता है, और सूत्राधार भी होता है, और विश्वकर्मा भी होता है। लेकिन शिलान्यास का मतलब तक्षक नहीं होता है। तो इसमें सही क्या है साथियों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अभिशाप का विलोम है। तो अभिशाप का विलोम इसमें कौन सा है? अभिशाप का मतलब क्या? अभिशाप, श्राप। ठीक। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इसका विलोम क्या है? वरदान, विजयी भव। ठीक, ये होता है वरदान। तो इसका विलोम क्या है अभिशाप का? वरदान। और अभिमान का विलोम क्या होता है? निरभिमान, निरभिमान। अभिमान का क्या होता है? निरभिमान। ठीक। और इस ये पुरस्कार जो है, पुरस्कार का विलोम होता है साथियों दंड। यानी कि किसी को आप पुरस्कृत कर रहे हैं, और इसका विलोम क्या होगा? आप उसको दंडित कर रहे हैं। ठीक। और आशीर्वाद का विलोम होता है शाप, शाप या श्राप भी होता है, श्राप। ठीक, ये श्राप ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्द्वंद का विलोम है। तो अंतर्द्वंद का विलोम कौन सा है? विजिबल है कि नहीं? हाँ ठीक, ये अंतर्द्वंद है साथियों। अंतर्द्वंद का विलोम कौन सा है? तो अंतर्द्वंद, जैसे कि अंतर्द्वंद का मतलब क्या? अंतः का मतलब क्या होता है? ये अंतः का मतलब अंदर, ये होता है अंदर। जब तक आप अर्थ नहीं पकड़ पाएंगे तब तक मुश्किल है। आप विलोम या पर्यायवाची कुछ भी, तो इसका क्या होता है? विलोम शब्द बहिर्द्वंद होता है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। ठीक। और ये द्वंद का एक द्वंद समास भी आपका होता है। तो द्वंद का विलोम क्या होता है? निर्द्वंद, ये होता है निर्द्वंद। ठीक, निर्द्वंद होता है। ठीक, निर्द्वंद। और जो है ये इसका हो गया अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद और द्वंद का निर्द्वंद। ठीक। अगला है अवनि का विलोम है। तो अवनि का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इसका विलोम क्या होगा? अंबर, यानी कि आकाश। जैसे आकाश और पाताल है, इसी प्रकार अगर विलोम शब्द आपका पर्यायवाची में पूछा है तो आप उत्तर भी पर्यायवाची में ही देंगे, इसलिए अवन का क्या होगा? अंबर होगा। नेक्स्ट है आवृत शब्द का विलोम है। तो आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? ये अनावृत होता है। इसमें अन लगाकर इसका विलोम शब्द बना दिया जाता है आवृत का।
अनावृत। ठीक, नेक्स्ट है आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। तो आसक्ति का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है अनुरक्ति। ठीक, अनुरक्ति जो है ये आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है साथियों, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का व्योम होता है, गगन होता है और नभ होता है। ठीक, लेकिन ये रसाल जो है साथियों ये आम का पर्यायवाची होता है। आम का पर्यायवाची होता है रसाल। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आम का और एक पर्यायवाची होता है, इसका होता है पिक बंधु या पिक प्रिय। पिक प्रिय इसे कहा जाता है आम को। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? तो मध्य वचन मयूर। मयूर जो है साथियों ये आपका संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द, या आप इसको क्या कह सकते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम। ठीक, और वचन भी आपके ये संस्कृत का शब्द है। इसमें विदेशी कौन सा है? ये टिकट जो है साथियों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये किस प्रकार का है? ये विदेशी शब्द है टिकट। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें भी विदेशी पहचानना है। तो इसमें निंद्रा अचरज, ये अचरज जो है ये तद्भव है, ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? आश्चर्य। इसका तद्भव तत्सम आश्चर्य होता है। और ये चबूतरा भी तद्भव है, तद्भव। ठीक, और इसका तत्सम होता है चरबूतरा। ठीक, चरबूतरा। और जो है इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? तो ये आलमारी जो है साथियों ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा है? ये पुर्तगाली शब्द है। तो ये किस प्रकार हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। और कुछ पुर्तगाली शब्द हैं बाल्टी, बाल्टी और पात गोभी, पात गोभी, ये पुर्तगाली शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय देखना आपको, समुच्चय बोधक कौन सा इसमें नहीं है। तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच का या दो चीजों को जोड़ने वाला। ठीक, ये समुच्चय से आप क्या समझेंगे? दो चीजों को जोड़ने वाला। जैसे आप समुच्चय तो पढ़े होंगे शुरू में, जब आप 6वीं 7वीं क्लास में रहे होंगे तो समुच्चय पढ़े रहे होंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब जो समुच्चय होते थे। तो इस समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। तो इसमें अर्थार्थ, अथवा और अतएव ये सभी जोड़ने वाले हैं। लेकिन आजन्म जो है ये जोड़ने वाला अव्यय नहीं है। है तो अव्यय ये भी, लेकिन समुच्चय बोधक नहीं। ठीक, तो इसमें डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाच्य बताइए। तो भाववाच्य की खास पहचान है कि ये क्रिया इसमें अकर्मक क्रिया में होती है। भाववाच्य किस क्रिया में होता है? ये अकर्मक क्रिया में होता है, अकर्मक। ठीक, क्रियाएं जो सकर्मक अकर्मक होती हैं तो उसमें ये भाववाच्य जो है ये सदा ही अकर्मक क्रिया में होता है। तो इनमें से अकर्मक क्रिया को हम पकड़ेंगे। तुम फूल तोड़ोगे तो इसमें क्रिया है और अब चला जाए। ठीक, ये जो है अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक सकर्मक की पहचान तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, या हमने बहुत बार बताया है कि इसको जो है आप प्रश्न पूछेंगे क्या और कैसे से। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा यानी कि आप इसमें संदिग्ध की भावना आ रही है। और काल किस प्रकार की है? वर्तमान काल है कि राम खाता होगा, क्या पता खाता होगा। तो ये वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान है। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल क्या होता है? जो अभी घटा नहीं है। ठीक, घटेगा, तो घट चुका है। तो इसमें क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो मैं आपकी प्रतीक्षा भविष्य में करूंगा। ठीक, तो ये भविष्य काल। और इसमें पूछे कौन सा भविष्य काल? तो ये सामान्य भविष्य काल का, सामान्य भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक, अगला है राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित तो सेवक को
ठीक, तो जब कोई कर्ता किसी सामने वाले को कोई वस्तु देता है, कुछ भी देने का भाव जब आता है, तो वहां पर जो है साथियों ये संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, तो जब कर्ता किसी को कुछ देता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो इसमें आपको क्या बताना है? क्रिया के भेद वाला सही विकल्प कौन सा है? तो रोहन चाय पीकर बैठ गया। वाक्य क्या है आपका? रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक, तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो है चाय पीकर, ठीक, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। आपको हमने बताया है कि पूर्वकालिक क्रिया की थोड़ी सी पहचान है कि इसमें नहाकर, धोकर, खाकर, ये थोड़ा सा आता है, ये इसकी पहचान है मोटी मोटा। लेकिन इसका परिभाषा क्या है कि इसमें दो क्रियाएं होती, पहला कार्य संपन्न होने के बाद। इसकी खास परिभाषा क्या है कि एक काम समाप्त होगा, पहला काम समाप्त होने के तत्पश्चात यानी कि तुरंत ही दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो वहां पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ चाय पीकर, चाय पीने के बाद तुरंत कौन सा काम हुआ? बैठने का काम हुआ, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, और नाम धातु क्रियाएं होती हैं जिसमें आना वाना आता है लास्ट में, आना या वाना। जैसे बात से बतियाना, चिकना से चिकियाना और हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये कुछ इसके उदाहरण है नाम धातु के। ठीक, और प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें कर्ता किसी दूसरे से कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय आपको चुनना है। ठीक, तो अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, ये अव्यय की परिभाषा याद रखेंगे। अव्यय अविकारी होते हैं, इन पे जो है लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। ठीक, तो अधिक मत बोलो क्रिया विशेषण है ना, तो इसमें विशेषण किसमें प्रयोग हुआ है? ठीक, तो इसमें अधिक मत बोलो, तो ये बोलने की विशेषता क्या है? अधिक। तो यहां पर आप पकड़ेंगे इसको कि यहां पर विशेषण प्रयोग हुआ है, विशेषण। ठीक, और आपको क्रिया विशेषण अव्यय, तो अधिक मत बोलो, ये अधिक जो है, अधिक इसमें अव्यय क्या है? इस शब्द में अधिक जो है ये अव्यय है। ठीक, अगर आपको अलग अलग करके पहचानना हो तो भी आप पहचान सकते हैं कि अधिक अव्यय है, और इसमें क्रिया क्या है? बोलना है। तो इसमें विशेषण किस चीज का है? अधिक मत बोलो, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार ये सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो ये विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पहले तो आप जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण जो होते हैं ये किसी विशेष की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। और इसमें क्या पूछा है? विशेषण की विशेषता। तो विशेषण की परिभाषा विशेष की विशेषता विशेषण बताता है, और इसके आगे प्रश्न बनाया है कि विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राविशेषण। ठीक, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये कोई, कुछ, ठीक, ये किस प्रकार के होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और निश्चयवाचक में क्या होता है? जैसे 2, 3, 4 ये जो है निश्चय होते हैं। और निजवाचक में आप या स्वयं का प्रयोग होता है, आप या स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। और संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है साथियों, इसमें जो, सो, ये सब आता है कि जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक। नेक्स्ट है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इकारांत संज्ञा शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ई लगा होता है, उसी को इकारांत कहते हैं, जो ई से शुरू होता है। ठीक, तो इसमें इकारांत का बहुवचन जब आप बनाएंगे तो इसके अंतिम स्वर को हटाकर इसमें या लगा देते हैं, तो ये इकारांत का बहुवचन बन जाता है। ठीक, अंतिम को हटाकर
हिया लगा देते हैं। नेक्स्ट है गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है कौन सी संज्ञा है? तो गाय किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी साथियों? ये जातिवाचक संज्ञा है। किस प्रकार की? जातिवाचक संज्ञा है गाय। अगला है हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ये हस्त स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। तो हस्त स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों? ये होता है आ, ई और उ और एक होता है री। ठीक, तो ये कितने हो गए हस्त स्वर? 1 2 3 और 4। तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा। हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। तो स्वर जो टोटल 11 होते हैं, ये 11। ठीक, तो इसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन है। एक होता है हस्त स्वर जिसको पीछे हमने बताया, दूसरा होता है दीर्घ स्वर जिसमें कौन कौन से आते हैं? आ, ई और उ आते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा। एक हो गया हस्त स्वर, हस्त, इसमें आते हैं आ, ई, उ और री। ठीक, इसमें 4 आते हैं। और एक जो दीर्घ स्वर है इसमें आते हैं आ, ई और उ आते हैं। ठीक, और एक होता है संयुक्त स्वर। तीसरा कौन सा है? ये संयुक्त होता है। और संयुक्त में कौन कौन से आते हैं साथियों? संयुक्त में आते हैं ए और ए, एड़ी वाला और ऐनक वाला और ओखली वाला और ये औरत वाला। ठीक, औरत, ये होते हैं संयुक्त। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? दीर्घ पूछा गया है। तो इसमें दीर्घ आ हो जाएगा, आ यानी कि आम वाला आ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली निकली है, यानी कि खड़ी बोली का उद्भव या विकास किससे हुआ है, किससे अवतरित मानी जाती है खड़ी बोली? तो खड़ी बोली साथियों ये पश्चिमी हिंदी से अवतरित मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। कौन सी? खड़ी बोली। ठीक, और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी से निकली ही है। लेकिन अब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की साथियों 5 बोलियां हैं। ठीक, कितनी है? 5 हैं। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, और ये राजस्थानी बोली पूछी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं। कौन सी कितनी बोलियां हैं? 4 हैं। और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ठीक, तो इसमें पूर्वी की 3, बिहारी की 3 और 4 राजस्थानी की। और सबसे अधिक जो ये 5 है ये पश्चिमी हिंदी से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक, तो साथियों ये आपके साथ 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कस हो गए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सेशन अच्छे से एंजॉय किए होंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो मिलते हैं कल वाले प्रैक्टिस सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।